नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियो से। आइए जरा आज नजर डालते हैं दो मेन इंडिसेस पर। निफ्टी आपके सामने लगभग 87 पॉइंट नीचे बंद हुआ 9205 पर। लगातार दूसरे दिन आप सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। आज लगभग 1% आपको निफ्टी चटकता हुआ दिखा और ऑलमोस्ट ये दिन के न्यूनतम लेवल पर आपको बंद होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ बैंक निफ्टी पर नजर डालिए। आपके सामने निफ्टी बैंक की क्लोजिंग की आज लगभग 19,271, 472 अंक की गिरावट यानी 2.4% नीचे आपको निफ्टी बैंक बंद होता हुआ दिखेगा। सुबह सुबह एक फॉरेन ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई, बहुत सारे बैंक्स को डाउनग्रेड किया गया सिर्फ एचडीएफसी बैंक के अलावा, तो उस वजह से में आपने हल्का सा हरा निशान देखा था, वो बाजार बंद होते वक्त बिल्कुल लाल निशान में तब्दील आपको होता हुआ दिखेगा। सेंसेक्स पर नजर डालिए, यहां पर आपने लगभग 0.8% की गिरावट देखी, 262 पॉइंट नीचे 31,453 के आसपास आपको सेंसेक्स बंद होता हुआ दिखा। चलिए सबसे पहले ध्यान डालेंगे ट्रेडिंग रेंजेस पर। आज आपने निफ्टी पर लगभग 150 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज देखी। दिन का उच्चतम लेवल था 9,450 और लोएस्ट लेवल के आसपास आपको ट्रेड होता हुआ दिखा। तो लगभग 260 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज आज आपने निफ्टी पर आती हुई देखी। ज्यादातर आज सेलिंग प्रेशर बैंक निफ्टी पर था। दिन के न्यूनतम लेवल पर बंद होता हुआ 1011 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज आपने निफ्टी पे देखी। दिन का लोएस्ट लेवल था 19,271, जहां पर आपको इंडेक्स बंद होता हुआ दिखा। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज पर नजर डालते हैं। हालांकि आपको कम से कम निफ्टी पर बुल्स का थोड़ा सा कंट्रोल दिखेगा ज्यादा की तरफ, लेकिन ओवरऑल जो पिक्चर है वो आपको खराब होती हुई दिख रही है। आज भी बेयर्स का वर्चस्व ज्यादा रहा इंडिसेस पर। निफ्टी के 50 शेयर्स में से 34 ऐसे थे जो लाल निशान में बंद हुए। कुछ ऐसा ही हाल आपने सेंसेक्स में भी देखा। 30 शेयर्स में से 21 जो हैं वो लाल निशान में बंद होते हुए दिखे। बैंक निफ्टी कल जहां पर 12 शेयर लाल निशान में बंद होते थे, आज 10 आपको दिखे। दो ऐसे बैंक जो आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी एफएनओ स्थिति जरा गंभीर है, वहां पर लगभग सिर्फ 43 ऐसे फ्यूचर्स हैं जो आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप ब्रॉडर इंडिसेस देखें तो वहां पर बिकवाली का दौर आपको ज्यादा आता हुआ दिखेगा। ओवरऑल अगर आप एनएससी पर नजर डालें तो वहां पर सिर्फ 1:2 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो है। सिर्फ 600 शेयर हरे निशान में आपको बंद होते हुए दिखे और लगभग 1100 ऐसे जो गिरे। बीएससी पर यही आंकड़ा लगभग 866 और 1532 है। ये तो कहानी आपने देखी ब्रॉडर मार्केट्स की। आइए अब आपको अपने पैनल से मिलवाते हैं। हमारे साथ वीरेंद्र जी जुड़ेंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर। वो आपको बताएंगे कि कॉल्स और पुट्स के आंकड़े किस तरीके से प्लेस्ड हैं कल की ट्रेड के लिए। हमारे साथ दीपाली जी हैं जो आपको वो बैंक रिपोर्ट के बारे में बताएंगे जहां पर बहुत ज़बरदस्त आज आपने सेलिंग प्रेशर देखा। एसबीआई आज 4 साल के लो के आसपास बंद हो रहा है। सुमित और वरुण जी आपको बताएंगे येस बैंक और कंसाई नेरोलैक पर क्या उम्मीदें हैं बाजार की। और साथ ही साथ हमेशा की तरह यतिन जी होंगे अपना ब्रोकरेज रडार लेके। हमारे आज के गेस्ट हैं रुचित जैन साहब। आपका स्वागत है रुचित जी। ऐसा करते हैं, सबसे पहले वीरेंद्र जी से शुरू करते हैं। वो जरा ट्रेंड सेट करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का और फिर आपसे चर्चा की शुरुआत होगी। वीरेंद्र जी स्वागत है आपका। आज आपने बैंक निफ्टी को दिन के लोएस्ट लेवल पर बंद होते हुए देखा। कट आया लगभग 472 पॉइंट का और ट्रेडिंग रेंज थी लगभग 1000 पॉइंट। बताइए ये दोनों आंकड़े कैसे आपको दिख रहे हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड में किस तरीके से प्लेस्ड हैं? देखिए शैल जी, कल 7 मई के एक्सपायरी का इम्पैक्ट आपको डेटा पे नजर आएगा। मतलब कल 6 यानी वेडनेसडे एक्सपायरी -1 डे है। चलिए 9000 की पुट राइटर अभी भी खड़ा हुआ है और 9100 पे पुट राइटर अभी भी खड़ा है, यानी 30 लाख पुट्स यहाँ पे खड़ी हैं। तो लोअर बेस कल निफ्टी का होगा 9050 और 9100। लेकिन ऊपर की रेंज अगर आप देखें तो वो आती है 9350 और 9400, क्योंकि जो कॉल राइटर 9500 पे था वो आज 9400 पे भी आ गया और यहाँ पे करीब करीब 34 लाख कॉल्स बिकी हुई खड़ी हैं। तो ऊपर की तरफ 9350 और नीचे की तरफ 9100, ये रेंज नजर आती है निफ्टी की। चलिए निफ्टी बैंक थोड़ा सा कमजोर नजर आता है क्योंकि आज बैंक ऑफ अमेरिका मेरिलेंच की रिपोर्ट के बाद ज्यादातर कॉल राइटिंग जो थी वो 20,000 और 19,500 की स्ट्राइक पे विजिबल भी थी। तो 19,800, 20,000, 19,700 ये रेजिस्टेंस होगा। लेकिन पुट राइटर अब नीचे खिसक गए हैं। अब पुट राइटर आ गए हैं 18,500, 18,600 और 18,700 में। यहाँ पे करीब 3.25 लाख पुट खड़ी है। तो नीचे
18,700, 18,600 और ऊपर की तरफ 19,700, 19,800 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई होगा। चलिए, तो ये आंकड़े आपने सुने जैन साहब, किस हिसाब से कॉल्स और पुट्स की पोजीशनिंग है, वीकनेस तो आपको दिख ही रही है। अब आज जो शुरुआती दौर था, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों हरे निशान में थे, लेकिन बाजार बंद होते वक्त सेलिंग प्रेशर ज़रा और भारी होता हुआ आपको दिखा। चार्ट्स पर बताइए वेडनेसडे के ट्रेड के लिए दोनों इंडिसेस जैन साहब आपको कैसे लग रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? नमस्ते शैल जी। शैल जी, कल हमारी जो बात हुई थी उसमें निफ्टी का एक सेल स्ट्रेटेजी था, जो सेल ऑन राइस की रणनीति रखने के लिए कहा था कि 9400 के आसपास आता है तो वहाँ पे शॉर्ट करे। आज बिल्कुल हमें ऐसे गैप अप ओपनिंग में एक अच्छा मौका था आज एक शॉर्ट पोजीशन बनाने का, और उसके बाद आज पूरे दिन भर में जो करेक्शन आया है वो एक कंफर्मेशन हम कह सकते हैं कि कल जो गैप डाउन ओपनिंग हुआ था उसी वो गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक डायरेक्शनल डाउन मूव हम ये सप्ताह में देखने वाले हैं। 9000 के टारगेट्स अभी भी इंटैक्ट है, तो मेरी सलाह रहेगी कि अभी भी शॉर्ट साइड के ही ट्रेड्स लेने की सलाह है। एग्जिस्टिंग पोर्शंस हो या आप नए शॉर्ट्स ओपन करें, अभी स्टॉप लॉस रिवाइज करके 9330 का रख सकते हैं, और 9000 का टारगेट लगभग कल या परसों के ट्रेडिंग सेशन में हम आते हुए देख सकते हैं। चलिए, 9000 का लक्ष्य आपके सामने है। लगातार दूसरे दिन आज आपने सेलिंग प्रेशर देखा और लगभग आप अब 7% निफ्टी पे कट आते हुए देख रहे हैं निफ्टी का मंडे और ट्यूसडे को मिला के। पिछले पूरे हफ्ते में जो 4 दिन आपने तेज़ी देखी वो पहले 2 दिन में अब आपको ख़त्म होती हुई दिखती है। जैन साहब, ऐसा करते हैं, ज़रा चर्चा को एक्सपैंड करते हैं। सबसे पहले आप अपने 2 स्टॉक्स बताइए जो आप हमारे दर्शक पोजीशन ले सकते हैं कल के ट्रेड के लिए, फिर ज़रा और ध्यान से और बारीकी से बाजार पर नज़र डालेंगे। क्योंकि मोमेंटम ज़्यादा नेगेटिव साइड है स्टॉक भी, तो इसके लिए 2 सेल ट्रेड्स है। पहला है LIC हाउसिंग फाइनेंस में एक राइजिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट को ब्रीच करने के ब्रीच किया है आज ये स्टॉक ने, और इनफैक्ट अगर हम देखें तो हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र में भी एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है। बट मैं यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह दूंगा फ्यूचर सेल करने से ज़्यादा। 22.60 के आसपास 250 की पुट ट्रेड कर रही है, वो 13 रुपये के स्टॉप लॉस से खरीदी जा सकती है 38 रुपये के टारगेट के लिए। और ग्लेनमार्क फार्मा का फ्यूचर्स शॉर्ट करने की सलाह दूंगा। हालांकि फार्मा में एक अच्छा मोमेंटम पिछले कुछ दिनों में था, बट आज क्लियर एक प्रॉफिट बुकिंग हमने ग्लेनमार्क फार्मा और दूसरे फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में देखा है। ग्लेनमार्क फार्मा के फ्यूचर्स को 338.50 के स्टॉप लॉस से बिकवाली की टारगेट के लिए। तो जैन साहब, बड़ी बोल्ड कॉल आप ले रहे हैं। फार्मा पर एक शॉर्ट ट्रेड सजेस्ट किया आपने ग्लेनमार्क पर, और LIC हाउसिंग फाइनेंस जो एक बहुत ही अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, वहां पर आपके हिसाब से बिकवाली इतनी हो गई है कि यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन आप बना सकते हैं। चलिए, ये दोनों बातें हो गई। अब ऐसा करते हैं, दीपाली जी को जोड़ते हैं और उनसे पता करते हैं कि जो बैंक ऑफ मेरिल लिंच का जो रिपोर्ट आया है वो किस हिसाब से बैंकिंग सेक्टर पे आज भारी पड़ा, और फिर इस चर्चा को शुरू करेंगे आपके साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक से, जो आपको 4 साल के लोस पर आज मिला 175 रुपए पे। दीपाली जी, स्वागत है आपका मार्केट्स टुडे में। बताइए, क्या है ऐसा रिपोर्ट में जो इतनी जबरदस्त आपने आज सेलिंग देखी बैंकिंग स्टॉक्स में? बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने साफ तौर पे कहा है कि अगले 2 साल बैंकिंग सेक्टर के लिए काफी चैलेंजिंग रहेंगे, कोई रिकवरी नहीं होगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने हाईलाइट की है कि नए NPA बनने की शुरुआत यहां से होगी। तो इसीलिए ये जो 2-3 बयान उनकी ओर से आए हैं, तीनों बयानों की जो रेलेवेंस है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये स्टॉक्स पिटे हैं। तो उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि अगले 2 साल जो है बैंक में कोई रिकवरी बनेगी इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, इनफैक्ट हालात और मुश्किल भरे होंगे। उन्होंने ज्यादातर दिग्गज बैंकों को डाउनग्रेड किया है, बारिंग HDFC बैंक, SBI, इंडसइंड बैंक, यहाँ पर उन्होंने डाउनग्रेड किया है। ICICI बैंक को डाउनग्रेड किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा को डाउनग्रेड किया है। सिर्फ एक HDFC बैंक ऐसा है जहां पर उनको थोड़ा सा भरोसा है, इसलिए यहाँ पर अपनी बाय रेटिंग मेंटेन रखी है। टारगेट्स भी जो है वो थोड़े से बढ़ाए हैं HDFC बैंक के, अदरवाइज बाकी तमाम बैंकों के टारगेट्स भी उन्होंने काफी कट किए हैं। तो यही कारण रहा कि इन स्टॉक्स में हमने प्रेशर बिल्डअप होते हुए देखा। बैंक ऑफ बड़ौदा इनफैक्ट 11-12 साल के लोअर लेवल से पहुंचा है, SBI 2016 के लोस पर बंद हुआ है। चलिए, वैसे दीपाली जी एक बात बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि जो जो आपने टारगेट्स काटे हैं इस रिपोर्ट के द्वारा, ज़्यादातर स्टॉक्स आपको वहाँ पर ऑलरेडी पहुँचते हुए दिखेंगे। SBI पर जो आप अप और बैंक ऑफ बड़ौदा पर जो आप अप देख रहे हैं, एक्चुअली वो अंडर परफॉर्म है, तो उस पर ज़रा आप ख़ास ध्यान दें। दीपाली जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैन साहब को अब वापस लेके आते हैं स्क्रीन पर। जैन साहब, सबसे पहले SBI पर अपनी राय दीजिए। 4.5% आज ये स्टॉक नीचे बंद हुआ और मई 2016 के लोस दिख रहे हैं आपको हमारे देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक पर।
जिस पर पूरी इकोनॉमी का दारोमदार है। अब बताइए 170 पर आपको ये चार्ट्स पर कैसा दिखता है? यहां तो आपको परेशानी बिल्डअप होती हुई दिख ही रही है। जी शेल, चार्ट पे नो डाउट वीकनेस है। यहाँ पे हमने पीएसयू बैंकिंग में एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखा है और इनफैक्ट एसबीआई ने जो रिसेंट स्विंग लो बनाया था वो भी अब ब्रीच किया है। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि बिकवाली कंटिन्यू रख सकते हैं। 156 के टारगेट नियर टर्म में स्टॉक में आ सकते हैं। तो 182 के स्टॉप लॉस रहेंगे कोई शॉर्ट पोजीशन पे, 156 के टारगेट। यहाँ पर आपको थोड़ी सी परेशानी दिख रही है एसबीआई की, और आपका टारगेट है 156। हम लोगों ने जो आज मूवमेंट देखा है दिन के लोएस्ट लेवल पे आसपास ये स्टॉक बंद होता हुआ आपको दिख रहा है, और ये पहले प्राइस आपने देखा था 2 मई 2016 को। तो अब आप माफ़ कीजिए फरवरी 2016 को। तो अब आप देखिए कि लगभग 4 साल के लोस आपको वापस रिविजिट होते हुए दिख रहे हैं एसबीआई पर। चलिए जैन साहब, ज़रा इस चर्चा को और अच्छी तरीके से बढ़ाते हैं। बहुत नेगेटिव बातें हो गई। 2-3 स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए जहां पर आज आपने हरा निशान देखा। सबसे पहले निफ्टी का टॉप गेनर महिंद्रा एंड महिंद्रा। बहुत ही दिनों बाद इस स्टॉक की आज चर्चा हो रही है। फिलहाल इसमें आपने लगभग 4% की तेजी देखी है। 370 रुपए पर M&M आपको बंद होता हुआ दिखेगा FNO में। बताइए किस हिसाब से आपको पोजिशनिंग दिख रही है चार्ट्स पर? यहाँ पर आज ओपन इंटरेस्ट 12% बढ़ा है और स्टॉक 4 दिन लगातार तेजी में है। तो रिलेटिवली ऑटो सेक्टर में पिछले कुछ दिनों से एक अच्छी बाइंग मोमेंटम हम ये स्टॉक में देख रहे हैं। काफी अच्छा सपोर्ट अब शॉर्ट टर्म के चार्ट्स पे ये स्टॉक में 327 328 पे बना है। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि ऊपर ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है और 390 400 के लेवल स्टॉक टेस्ट कर सकता है। इस पर एक बाय की मोहर अगर लग सके तो वो लगवाते हैं, और जैन साहब का लक्ष्य जरा ऊपर की तरफ है। आज एनर्जी स्टॉक्स में आपने रुचित जी बहुत अच्छी तेजी देखी। खासकर ONGC पर नजर डालिए। स्टॉक लगभग 78 रुपए 60 पैसे पे बंद हुआ और दिन का उच्चतम लेवल था लगभग 81 रुपए 90 पैसे। कोई आपको ऐसा फेरबदल होता हुआ दिख रहा हो चार्ट्स पर जो आप आशा लगाएं कि ये तेजी आपको बढ़ती हुई दिखेगी कल के सत्र में या पूरे हफ्ते में? मैं वेट करूंगा 85 के लेवल्स को पार करने के लिए स्टॉक में, क्योंकि 85 के आसपास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, वो पार होता है तो ही ये स्टॉक में कोई अच्छे मोमेंटम आगे चल के कंटिन्यू हो सकता है। तो मेरी सलाह रहेगी कि अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो उसको होल्ड कर सकते हैं 73 के स्टॉप लॉस से, बट नई पोजीशन बनानी है तो ये रेजिस्टेंस जो 84-85 के आसपास है रेजिस्टेंस, उससे पार करने की का इंतजार करना चाहिए। ऐसा करते हैं जैन साहब, सुमित जी को और वरुण जी को जोड़ते हैं। 2 नतीजे जो कि बाजार को बड़ी बेसब्री से इंतजार में हैं, वो है येस बैंक के और कांसाई नेरोलैक के। कांसाई में खासकर ध्यान देना इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स होते हैं और वहाँ के प्राइसेस में आपने खासी गिरावट देखी है, तो मार्जिन इंप्रूवमेंट है। हमारे साथ वरुण जी चर्चा करेंगे नेरोलैक पर और सुमित जी जुड़ रहे हैं येस बैंक पर। तो मेरे ख्याल से अच्छी बात से शुरुआत करते हैं। तो वरुण जी बताइए, आपको क्या पता चल रहा है कांसाई नेरोलैक के नतीजों पर? स्टॉक में आपने देखा ही है कि काफी समय से एक गिरावट चल रही है, लेकिन हो सकता है कि नतीजों के बाद यहां पर एक आपको अच्छा हरा निशान आता हुआ दिखे। आज 392 पर कांसाई नेरोलैक बंद हुआ है। वरुण जी देखिए, कांसाई नेरोलैक के नतीजे तो कमजोर रहने वाले, और ये कमजोरी सिर्फ ये क्वार्टर में नहीं है, पिछले क्वार्टर में भी ये कमजोर थे। पिछले क्वार्टर में डेकोरेटिव पेंट सेल्स जो है वो महज 1% से बढ़ी थी। इस बार माना जा रहा है कि करीब 6% के आसपास वहां गिरावट देखने मिलेगी, और इस कंपनी के कुल सेल्स में से करीब 60% डेकोरेटिव पेंट से ही आता है। दूसरा, ऑटो कोटिंग्स की जो सेगमेंट है वहां करीब 20% के आसपास सेल्स गिरने वाली है, और इंडस्ट्रियल कोटिंग में करीब 5% के आसपास की गिरावट देखी जाएगी। तो ये जो गिरावट है ये सिलसिला पिछले क्वार्टर में भी था, इस क्वार्टर में और थोड़ा गहराता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते रेवेन्यूज में 9.5% की गिरावट आएगी, एबिटा 3% गिरेगा, और जो प्रॉफिट है उसमें भी 3% की गिरावट आएगी। 93 करोड़ से घट के ये 90 करोड़ पे आने वाला है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट देखने वाली चीज ये होगी कि मार्जिन को कंपनी कैसे सस्टेन करती है, क्योंकि कच्चे तेल के जो दाम गिरे हैं उसका इंपैक्ट पिछले क्वार्टर में भी कंपनी के मार्जिन में देखने मिला था, करीब 2-2.5% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली थी। इस बार भी माना जा रहा है कि मार्जिन में करीब 1% के आसपास का इजाफा होगा। 13% से बढ़ के ये करीब 14% के आसपास आ सकते हैं। हालांकि क्रूड ऑयल की जो कीमतें गिरी है उसका ज्यादा इंपैक्ट आपको आने वाले क्वार्टर में देखने मिलेगा, लेकिन इस क्वार्टर में भी मार्जिन में इजाफा देखा जाएगा 1% के आसपास का, और इस कंपनी के नतीजे का इंपैक्ट बाकी पेंट कंपनी से भी आपको देखने मिलेगा। इसके लिए नतीजे जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ज्यादा उम्मीद आप ना रखें कांसाई नेरोलैक से। पूरी दुनिया और पूरा देश समस्या से गुजर रहा है कोविड की,
तो जाहिर तौर पर आप सेल्स देख रहे हैं जो कि कम होती हुई दिखेंगी। चलिए, ये हाल है कांसाई नेरोलैक का, जो कि नतीजे आपके सामने कल आएंगे। एक स्टॉक जिसने सन 2020 के बैंकिंग क्राइसिस को डिफाइन किया था वो था येस बैंक। सुमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित जी, क्या आशंकाएं हैं बाजार की? मेरे पास एक जो नंबर है वो है यस बैंक का। कुछ हद तक ये रिलेट करेगा एसबीआई से, क्योंकि मैनेजमेंट की वजह से अब किस तरह का आगे इम्पैक्ट आता है, कैसी चीज़ें रहती हैं, वो बहुत क्रूशल रहेगा। लेकिन बहुत ब्रोकरेज हाउसेस जो इसे अब कवर नहीं करते हैं, 4-5 ब्रोकरेज हाउसेस कवर करते हैं और उनकी कमेंट्री भी बहुत मिली जुली सी है। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस मानते हैं कि यहाँ पर लॉस जो आएगा वो बहुत बड़ा आंकड़ा आएगा, 5,000 करोड़ तक का आंकड़ा भी आता हुआ दिखाई पड़ेगा। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है लॉस तो आएगा लेकिन 1,000 करोड़ रुपए के आसपास ही आएगा। तो नेट में करीब 3-3.5 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास का घाटा इस बारी यस बैंक पोस्ट कर सकता है, ऐसा एक आंकलन लगाया जा रहा है। 150 करोड़ पिछले साल था और पिछली तिमाही में 18,564 करोड़ था, जो कि ऐतिहासिक घाटा इन्होंने पोस्ट किया था। तो उसके मुकाबले थोड़ा कम होगा, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा घाटा आएगा। स्लिपेजेस वाइज भी पिछली साल जो स्लिपेजेस का आंकड़ा था वो काफ़ी बड़ा था। इस बारी फ्रेश स्लिपेजेस करीब 10,000 करोड़ रुपए के आसपास आने का अनुमान लगाया जा रहा है। एनआईए फ्रंट पे भी कमज़ोर नंबर रहेंगे, करीब 1,000 करोड़ के आसपास या 1,100 करोड़ रुपए के आसपास पिछली तिमाही में एनआईए का आंकड़ा था, जो इस बारी 956-955 करोड़ रुपए के आसपास आएगा। पिछले साल यही 2,500 करोड़ रुपए के आसपास था। तो सीक्वेंशली भी और वाई भी इनके नंबर्स वीक आने का अनुमान बाजार में लग रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़, एनआईएम्स प्रेशर में रहेंगे क्योंकि एक माना जा रहा है कॉस्ट ऑफ फंडिंग को लेकर कुछ इशू रहेंगे जिसके आधार पर। दूसरा, इनके एनपीएस इस बार भी बढ़कर आएंगे। स्लिपेजेस सीक्वेंशली कम होगी लेकिन वाई बेसिस पे बढ़ेगी। और साथ ही साथ कमेंट्री क्या आती है, पहले तो आगे की रोड मैप को लेकर, उसके अलावा कोविड-19 लॉकडाउन का पूरा इम्पैक्ट कैसा रहता है, या फिर असेट क्वालिटी को लेकर, फर्दर स्लिपेजेस को लेकर कमेंट्री क्या आती है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर बाजार नज़र रखेगा। लेकिन नंबर्स लॉस में आ रहे हैं और वीक साइड पे ही बोला जा रहा है। सीक्वेंशली एक बड़ा बेस था तो उसका इम्पैक्ट होगा। चलिए जैन साहब, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राय दीजिए, कांसाई नेरोलैक पर 391 पे बंद हुआ था, कोई ऐसा मूवमेंट आपको दिखता हो जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करे इस स्टॉक में? पिछले कुछ दिनों से तो ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में ही है, तो यहाँ पे अभी कुछ फिलहाल ऐसा कोई डायरेक्शनल मूव तो नहीं है। तो यहाँ पे आई थिंक नो, जब तक 410 के लेवल्स फिर से पार नहीं होते तब तक कोई ट्रेडिंग बाय तो नहीं है स्टॉक में। लेकिन अगर किसी के पास एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स है तो 375 के नीचे स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हैं। चर्चा को और बढ़ाते हैं। एक आपने बहुत अच्छी तेजी आज आती हुई देखी 2-3 स्टॉक्स में जो आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखे। खासकर एक स्टॉक भारती एयरटेल पर नजर डालिए डायरेक्टर जैन साहब, वहां पर आप देखिए हल्का सा आपको लाल निशान आता हुआ दिखा। क्या ये अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक में वापस घुसने की, या आप इंतजार करेंगे कि यहाँ पे थोड़ी गिरावट और हो और फिर एंट्री लेवल सजेस्ट कीजिए? ट्रेंड काफी पॉजिटिव है, लेकिन मैं थोड़ी और गिरावट की इंतजार करूंगा। लगभग 510-515 की जो रेंज है, अगर वहां पे ये स्टॉक मिलता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी बेहतर बन जाएगा फ्रेश लॉन्ग करने के लिए। सपोर्ट स्टॉक को 495 का है, तो 510-515 की रेंज में खरीदारी करें, 495 का स्टॉप लॉस रखें और फिर से 550 से 560 के लक्ष्य रहेंगे। ये जैन साहब आपसे जरा जुड़े रहेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद जब हम वापस आपके साथ जुड़ेंगे तो मिड कैप स्टॉक्स की चर्चा करेंगे, खासकर अपार इंडस्ट्रीज, बैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स जहां पर आपने शानदार तेजी देखी, और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। यहां पर आपको मौका मिलेगा कल शायद बहुत अच्छा मुनाफा कमाने का। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम थोड़ी देर में हाजिर होते हैं और खबरों का सिलसिला CNBC आवाज पर है जारी। नमस्कार, मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ता हूं नोएडा स्टूडियो से। चर्चा हो रही है मार्केट्स टुडे में कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको वेडनेसडे पर बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यतिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक से एक बेहतरीन ब्रोकरेजेस से उनकी चर्चा होती रहती है दिन भर, और वो प्रस्तुत करते हैं आपके लिए 2 या 3 स्टॉक्स जहाँ पर लॉन्ग या शॉर्ट पोजिशन आप ले सकते हैं। यतिन जी, स्वागत है आपका। बताइए आज आपके पिटारे में कौन कौन से स्टॉक्स हैं? देखिए शैल जी, सबसे पहले तो जिस हिसाब से आज हमने बैंकिंग में काफी एक्शन देखा, PSU बैंक्स में सेलिंग थी, लेकिन अगर आप प्राइवेट बैंक्स देखें तो सिलेक्टिवली RBL और इंडसइंड में हमको बाइंग दिख रही थी।
ओवरऑल बेसिस पे आज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बायर्स थे प्राइवेट बैंक्स में, खास करके आरबीएल बैंक में और इंडसइंड बैंक में, ऐसा डीलिंग रूम्स का कहना है। तो ओवरऑल बेसिस पे हमको ये बताया जा रहा है कि काफी अच्छा यहाँ अपसाइड हो सकता है ट्रेडिंग साइड से। इसके अलावा जो दूसरे दो स्टॉक्स हैं उनमें से एक है एसबीआई, जहां हमने सेल फ्लोज देखे हैं। डीलिंग रूम्स का मानना ये है कि जिस प्रकार से ब्रोकरेजेस डाउनग्रेड कर रहे हैं पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स को कोरोना लॉकडाउन के चलते, और जिस हिसाब से बुक में स्ट्रेस बन सकता है, तो यहाँ थोड़ी बहुत बिकवाली देखी हमने, खास करके एसबीआई में, जहां बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने भी टारगेट कट करके 290 से 175 रुपए कर दिया है। और अदानी पोर्ट्स की चर्चा हो रही थी हमारी ड्यूरिंग द डे, आज नतीजे आने हैं। तो ओवरऑल बेसिस पे हमने देखा है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में नतीजों के पहले फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनी है। करीब 19 लाख शेयर जुड़े हैं ओपन इंटरेस्ट में, और आज स्टॉक ने अपना 20 दिन का मूविंग एवरेज तोड़ के करीब 20% हायर वॉल्यूम के साथ ये गिरावट दर्ज की है। तो डीलिंग रूम्स का मानना ये है कि अदानी पोर्ट्स में भी यहाँ से थोड़ा बहुत प्रेशर हमको देखने मिल सकता है। चलिए यतिन जी, आपका धन्यवाद। 3 स्टॉक्स आपने बताए, लॉन्ग साइड पर इंडसइंड बैंक और शॉर्ट साइड पर एसबीआई और अदानी पोर्ट्स। आपकी राय जैन साहब, खासकर इंडसइंड बैंक पर, जहां आप लगभग 420 का प्राइस देख रहे हैं। स्टॉक ने बहुत ही बुरे दिन देखे अप्रैल में, हालांकि 270 से ये स्टॉक बढ़कर लगभग 500 रुपए तक पहुंचा। अब आप बताइए चार्ट्स पर आपको ये कैसा लगता है? ज़रा पोजिशनल कॉल दीजिए, यानी कि 1 या 2 दिन का ट्रेंड बताइए, आप इंडसइंड बैंक पर कैसे देखते हैं? तो शैल जी, जो लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन हमने ये स्टॉक में जनवरी फरवरी मार्च महीने में देखा था, वो कहीं ना कहीं चेंज हो गया, ट्रेंड अब कंसोलिडेशन फेज का हो गया या साइडवेज हो चुका है। लेकिन यहाँ पे भी फिलहाल तेजी का ट्रेंड अब तक स्टॉक ने पकड़ा नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक कोई हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन आते हुए नहीं देखा है। तो आई थिंक ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में कंटिन्यू रहेगा। नीचे 370 380 के लेवल्स में भी आई थिंक ये फिर से नियर शॉर्ट टर्म में स्टॉक टेस्ट कर सकता है। अगर कोई फ्रेश ट्रेड लेना है तो मेरे ख्याल से एसबीआई एक बेटर शॉट है इंडसइंड बैंक का कंपेरेटिवली। आई थिंक एसबीआई ने क्योंकि क्लियर कट अपना सपोर्ट ब्रीच किया है, तो मेरे यहाँ पे अगर बैंकिंग स्पेस में से अगर कुछ नेगेटिव साइड अगर ट्रेड लेना है तो एसबीआई में शॉर्ट करने की ज़्यादा प्रीफर्ड रहूंगा रादर देन इंडसइंड बैंक। 182 का स्टॉप लॉस रखे, 156 के टारगेट जो हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किए थे। चलिए अदानी पोर्ट्स पर अपनी राय दीजिए। स्टॉक लगभग 2% नीचे बंद हुआ है। खासा वॉल्यूम आज आपने देखा, ओपन इंटरेस्ट लगभग 8% बढ़ा और लगातार तीसरे दिन लाल निशान में है अदानी पोर्ट्स नतीजों से पहले। यहाँ पे बिकवाली की सलाह रहेगी, क्योंकि स्टॉक ने एक तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट आज ब्रेक किया है और सेकेंडली डेरिवेटिव सेगमेंट में भी शॉर्ट पोजीशंस की फॉर्म हुई है। कल की ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा कुछ पुल बैक मूव अगर रहता है 268 270 के आसपास, तो वहां पे शॉर्ट पोजीशंस बनाए 285 के स्टॉप लॉस से 245 के टारगेट के लिए। चलिए ये राय आपको मिली सेल कॉल अदानी पोर्ट्स पर। जैन साहब, आपका ध्यान अब केंद्रित करेंगे बहुत ही एक शानदार स्टॉक पर, मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ये शेयर 10% आज ऊपर बंद हुआ, 35 रुपये 5 पैसे के आसपास। ये आज हमारा कल का खिलाड़ी आज था, यानी कि हेमंत जी की 2020 टीम में आपको ये कल सम्मिलित होता हुआ दिखेगा। बताइए चार्ट्स पर आपको कैसा लगता है? फिलहाल इसमें आपने जो वॉल्यूम देखी है वो है लगभग 7 लाख शेयर। बिल्कुल, प्राइस अपमूव के साथ में वॉल्यूम्स काफी अच्छे हुए हैं डेली एवरेज के कंपैरेटिवली। तो आई थिंक ये मोमेंटम 38-39 तक कल कंटिन्यूड रह सकता है। तो आज अगर आपके शो पे देखिए किसी ने खरीदारी की है तो 38-39 के टारगेट्स कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन पे 31 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अच्छा, और जरा ध्यान दीजिए अपार इंडस्ट्रीज पर। ये भी कल का खिलाड़ी आज है और यहाँ पर आपने शानदार क्लोजिंग देखी है 329 रुपए के आसपास। वॉल्यूम 2 लाख शेयर का है। जबरदस्त प्राइस मूवमेंट आपने यहाँ पर भी आता हुआ देखा। लगभग 8% अपार इंडस्ट्रीज बंद हुआ 40 रुपए की तेजी के साथ, माफ कीजिए 14% ऊपर बंद हुआ। ये एक मोमेंटम ट्रेड हो सकता है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स इतने पॉजिटिव नहीं है फिलहाल ये स्टॉक के। मोमेंटम अगर कल कंटिन्यू रहता है तो 360 तक के लक्ष्य एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह रहेगी कोई भी जो भी आज पोजीशंस ली है उसे लंबे समय तक होल्ड ना करे। 350-360 के लेवल्स आते हैं तो 360 के आसपास एक बार मुनाफा वसूली भी कर लीजिएगा। 60 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर एक पोजीशन ले सकते हैं अगर आपको हल्का सा नीचे मिल जाए ये सौदा कल के ट्रेड में। आखिरी प्रश्न आपके लिए जैन साहब, मैरिको लिमिटेड देखिए, यहाँ पर आपने नतीजे आते हुए देखे और बहुत जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग के बाद स्टॉक लगभग 298 रुपए के आसपास बंद हुआ।
वॉल्यूम शानदार थी, लगभग आपने 1,17,00,000 शेयर इसमें ट्रेड होते हुए देखे हैं। बताइए क्या राय, कुछ ऐसा लक्ष्य आपको दिख रहा हो जो और ऊपर की तरफ हो? यस, शॉर्ट टर्म में ये 320 तक के लक्ष्य ये स्टॉक में आ सकता है। जैसे आपने बताया कि स्टॉक में शॉर्ट पोजीशंस भी है और वो शॉर्ट कवरिंग मूव हमें दिखा है, और ये शॉर्ट्स और भी कवर हो सकते हैं क्योंकि आज वॉल्यूम्स भी काफी बेहतर रहे ये स्टॉक में कैश में। तो करंट लेवल्स के आसपास कल अगर ओपन होता है तो यहाँ पे मेरी सलाह रहेगी कि 285 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 320 के लक्ष्य के लिए। चलिए जैन साहब, समय खत्म हो गया और स्टॉक्स का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता, लेकिन फिलहाल मार्केट्स टुडे को यहीं समेटना पड़ेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहे और आपने बहुत बेहतरीन राय दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सारे पैनल को भी बहुत बहुत शुक्रिया, यतिन जी, वीरेंद्र जी, खासकर सुमित, वरुण और दीपाली जी, आपने बहुत बढ़िया बताया कहाँ कहाँ मूवमेंट्स आपको आने को दिख सकते हैं वेडनेसडे को। चलिए समेटते हैं मार्केट्स टुडे को, लेकिन आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ। एक से एक बढ़िया स्टॉक कॉल्स, बढ़िया न्यूज़ और एक से एक बढ़िया पोर्टफोलियो पिक्स आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज़ पर। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।